हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने ऑडिटिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट देखा था। अब ये जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट, ये आप ओनली रीड ओनली करोगे। रीड ओनली मीन्स सिर्फ एक बार ऊपर से रीड कर लोगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे मैं डिटेल में कवर करूँगा। अब नेक्स्ट हम जो इसमें पॉइंट कवर करने वाले हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्कोप ऑफ ऑडिट। अब स्कोप क्या है ऑडिट का? तो सीधा मैं पॉइंट पर आ जाता हूँ। एन ऑडिटर हैज़ मेनली टू चेक दैट द ट्रांजेक्शन्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर का काम ही होता है कि सीधा आकर अकाउंट्स देखें और उस अकाउंट्स में सब क्लियरली रिकॉर्ड है या नहीं है वो देखें। He has to verify that the transactions recorded in the books of accounts are properly authenticated and they relate to activities of business। एक तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स ही होने चाहिए एंड ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। To satisfy himself about the correctness of transactions recorded, he is required to examine all the vouchers, statement, contracts, minute books, etc. ऑडिटर को हर एक चीज़ चेक करनी होती है। वाउचर्स का मतलब मैंने आपको बताया है, एक प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है जो उसे चेक करना होता है। सारे स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, कैश स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मिनट बुक्स, हर एक चीज़ को वो चेक करते हैं। He should also be satisfied that the transactions are properly and correctly posted to the relevant ledger accounts and that the ledger accounts are correctly totaled and that the balance are correctly carried forward। जो लेजर्स होते हैं, जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो करेक्ट हैं, टोटल बराबर किया हुआ है, करेक्ट साइट पोस्टिंग किया हुआ है, करेक्ट अकाउंट में किया हुआ है। रेवेन्यू अकाउंट अलग होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर रिकॉर्ड करनी होती है। एक अकाउंटेंट, एक क्लर्क मिस्टेक कर सकता है, ऑडिटर ये मिस्टेक नहीं होने देगा। फिर आगे पॉइंट देखते हैं। ऑल द पर्टिकुलर शोन इन द बैलेंस शीट टू बी वाउच्ड एंड वेरीफाइड। बैलेंस शीट के भी हर एक पर्टिकुलर को वो वेरीफाई करेंगे कि डेप्रिसिएशन माइनस किया है या नहीं, बराबर किया है या नहीं। He should satisfy himself that all incomes and expense have been correctly allocated between capital and revenue। वो ये भी चेक करते हैं कि जितने भी एक्सपेंस हैं वो करेक्टली एलोकेट किए गए हैं या नहीं, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट में। He has also to see that the accounts have been drawn up in accordance with the legal requirement। लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाए हैं या नहीं, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं। एक ऑडिटिंग में क्या होता है, हम अगर ऊपर से देखें तो एक ऑडिटर अकाउंट्स चेक करता है, अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए हर एक पॉइंट को देखेगा, कोई मिस्टेक नहीं होने देगा, कोई एरर होगी तो रेक्टिफाई कर देगा, कोई फ्रॉड होगा तो निकाल कर दे देगा। ये एक ऑडिटर का काम होता है। ओके, नेक्स्ट बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस एंड पोस्टिंग देम टू रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे और पोस्ट करेंगे लेजर अकाउंट्स में, इसे कहते हैं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स विल नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस अनलेस द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन प्रॉपर फॉर्म। अगर अकाउंट्स का मेथड फॉर्म प्रॉपर है तो वो काम में आएगा, दैट इज दे आर प्रॉपरली कंपाइल्ड। बुक कीपिंग में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में उसे पोस्ट करना, बैलेंस शीट बनाना, एक अकाउंटेंट का काम होता है। P&L बनाना, उसे चेक करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, इन सबको मिलाकर अकाउंटिंग कहेंगे। एंड ऑडिटिंग में क्या होगा? द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। ऑडिटिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द राइटिंग ऑफ बुक्स। बुक से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है।
उन्हें क्या करना है, जो अकाउंटिंग की गई है वो बराबर है या नहीं. ऑफ कोर्स मोर केयर एंड स्किल विल बी रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिन सच अकाउंट्स. कोई भी अकाउंट्स चेक करने हैं, आप किसी के किए हुए अकाउंट्स को चेक कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, तो आपको स्किल चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए उस फील्ड के. ओके. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन इज चेकिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. इन्वेस्टिगेशन की मीनिंग होती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अकाउंट्स को चेक करना. जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है ग्रांटिंग ऑफ लोन बाय बैंक. अब बैंक जब लोन देती है ना, तो जो लोन लेने वाला होता है ना, उसके सारे अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, एक एक पॉइंट उसका चेक किया जाता है, उसकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, सेल कितना है, और उसके बाद बैंक उन्हें लोन देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करते हैं. मैनी टाइम बैंक्स लोन एक्सेप्ट भी करती हैं और रिजेक्ट भी करती है, तो इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन. चलिए नाउ नेक्स्ट पेज पर फिर से आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, अच्छे से रीड करना ये वाले पॉइंट्स. कौन से? बुक कीपिंग में क्या आता है, अकाउंटेंसी में क्या आता है, ऑडिटिंग में क्या आता है, और इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग. अकाउंटेंसी का मतलब होता है, अकाउंटेंसी इंक्लूड राइटिंग ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, पासिंग एडजस्टमेंट्स, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज एंड रिपोर्ट्स. और ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग मीन्स चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स. जो भी बनाया गया है अकाउंट्स में उसे चेक करेंगे परफेक्ट है या नहीं है. सो अकाउंटिंग में अकाउंट रिकॉर्ड करना होता है, ऑडिटिंग में ऑडिट करना मीन्स चेक करना होता है. अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स जो भी हैं अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, तो ये डिफरेंस आपको खुद ही आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अकाउंटेंसी का मीनिंग होता है वाउचर्स चेक करना, लिखना, रिकॉर्ड करना. ऑडिटिंग का मतलब होता है चेक करना. अकाउंटिंग करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एन अकाउंटेंट मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ऑडिट करने के लिए इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है. अदर कंट्री के रूल्स अलग होंगे. सो क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है. सो अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर सारे समझे हैं तो ये डिफरेंस बिटवीन आपको इजीली समझ में आ जाएगा. उसके बाद है 9th पॉइंट में अकाउंटेंसी अ नेसेसरी वाइल ऑडिटिंग अ लग्जरी. मैंने आर लिखा है, रीड ओनली कर लेना है, आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, क्योंकि जो पॉइंट्स ज़रूरत नहीं होगी वो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लास्ट डे में प्रिपरेशन करते हैं, या लास्ट मोमेंट पर करते हैं, या एग्ज़ाम के दिन नाइट करने बैठे होंगे. सो आइए अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये मैनी टाइम एग्ज़ाम में आता रहता है. सो इसे आप अच्छे से रीड करना, समझना. एडवांटेज ये हैं कि हम अकाउंट्स की करेक्टनेस को समझ सकते हैं कि अकाउंट्स करेक्ट हैं. अगर ऑडिटर अकाउंट्स को चेक करके साइन करता है, मीन्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अकाउंट्स को चेक करके साइन करता है, तो इसका मतलब होगा कि वो उन अकाउंट्स में अब मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर मिस्टेक होती है. सो आप ट्रस्ट कर सकते हो. जब भी किसी कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर्स को, तो वो उनकी ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं. ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई फ्रॉड होता है तो लिखा होता है. नेक्स्ट, एरर्स एंड फ्रॉड्स. कोई भी एरर होगी तो ऑडिटर उसे करेक्ट करवाएगा, कोई फ्रॉड होगा तो वो निकाल कर दे देगा. देन मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के ऊपर मोरल चेक रहता है. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ करो कोई एम्प्लॉय गुड्स की चोरी करता है. अब उस एम्प्लॉय को पता चला कि इस कंपनी में तो ऑडिट होते हैं. ऑडिटर कभी ना कभी पकड़ लेगा कि यहाँ पर गुड्स की शॉर्टेज हो रही है, तो वो एम्प्लॉय या तो गलत काम नहीं करेगा, या अगर उसे गलत काम से ही पैसा बनाना है तो वो उस कंपनी को छोड़कर कहीं और चला जाएगा. सो कहने का मतलब एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक मोरल चेक रहता है कि ऑडिट होने वाला है. देन नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस इन द पार्टनर्स. अगर पार्टनर हैं बिजनेस में तो पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि ऑडिटर ने अकाउंट्स चेक किए हैं, मीन्स उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा. मैनी टाइम ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन कम होता है.
तो जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं ना वो उनसे चीट कर लेते हैं, और वाइस वर्सा, ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर है कि ऑडिटर उन्हें चेक करके बताएगा कि उनके अकाउंट्स में कोई एरर, कोई फ्रॉड हुआ नहीं है। देन नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स आर अश्योर्ड दैट देयर कैपिटल इज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो अश्योर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि हमने जो कैपिटल दिया है वो बराबर है, उसमें कोई भी मिसयूज़ नहीं हो रहा है। तो शेयर होल्डर जो है कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगाएंगे। नेक्स्ट इज हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ परचेज प्राइस। कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई बिजनेस सेल होता है, परचेज होता है, तो उसकी जो परचेज प्राइस है वो फिक्स करने के लिए भी ऑडिटर हेल्प करते हैं। ऑडिटर हेल्प्स द मैनेजमेंट। ऑडिटर मैनेजमेंट को बहुत सारे एडवाइस, सजेशंस देता रहता है, जिससे मैनेजमेंट को आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प मिलती है। ऑडिटेड अकाउंट्स आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बाय द इनकम टैक्स। जब भी ऑडिटेड अकाउंट इनकम टैक्स में सबमिट किए जाते हैं, तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, आईटी ऑफिसर्स, वो एक ट्रस्ट के साथ उसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये सही होंगे, क्योंकि एक ऑडिटर ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसे अच्छे से चेक किया है। सो एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है। गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटी। कभी भी बैंक से लोन चाहिए, कोई क्रेडिट चाहिए, तो इजीली मिल जाती है अगर ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं। तो ऑडिटेड अकाउंट्स को बैंक ज़्यादा वेरीफाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। मैनी टाइम ऐसा हुआ है कि गोडाउन में या फैक्ट्री में आग लग गई, तो कैसे पता चले कि वहाँ कितने के गुड्स पड़े थे? उस टाइम पर कोई गिनने तो नहीं बैठेगा जब आग लगेगी। सो ऑडिटर अकॉर्डिंग टू परचेज, सेल्स, ये काउंट करके दिखाता है कि उस टाइम पर अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा कितना स्टॉक पड़ा था जो जल गया। सो इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट लेने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस, बोनस एक्सेट्रा। मैनी टाइम जो वर्कर्स हैं वो वेजेस इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं या बोनस इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं। सो ऑडिटेड अकाउंट से पता चल जाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, वेजेस इंक्रीज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो इन सब के लिए भी ऑडिटेड बुक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। एंड द लास्ट इज लीगल अथॉरिटीज़ आर अश्योर्ड ऑफ प्रॉपर कंप्लाइंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। हमारी कंट्री में जितनी भी लीगल अथॉरिटीज़ हैं, समझो एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पर फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोसेस करने पड़ते हैं। जैसे म्यूनसिपल में जाना, म्यूनसिपाल्टी से परमिशन लेना, फिर वो जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस्ड होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, मशीन चलेंगे या नहीं, वाटर पॉल्यूट कितना होगा, एयर पॉल्यूट कितना होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। सो वो लोग भी देखते हैं ना कि इनके बुक्स ऑडिटर के ऑडिट किए हुए हैं या ऑडिटर का सिग्नेचर है, तो वो इसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सब तो एडवांटेज हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि हर सिक्के के दो साइड होते हैं, हर कॉइन में हेड भी होता है, टेल भी होता है। सो लिमिटेशंस क्या हैं इनकी ऑडिट करने की? सो लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन आ रही है, नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। ये जो ऑडिटिंग है ये स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल बिजनेस जो होते हैं बेचारे महीने के 10, 15, 20 हज़ार कमा रहे होंगे। ऐसे में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो ये जो ऑडिटर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एक फ़ीस चार्ज करते हैं, तो स्मॉल बिजनेस के लिए ये यूज़फुल नहीं होगा। लैक ऑफ अश्योरेंस ऑफ कंप्लीटली करेक्ट अकाउंट्स। अब जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं एक कॉमर्स टीचर हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमकॉम बीएड किया हुआ है, मैं अपने अकाउंट्स खुद बनाता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स की फ़ीस आती है, एक्सपेंस होता है। सो मुझे अश्योरेंस है कि मेरे बुक्स करेक्ट हैं, मैंने अपनी लेवल पर बहुत अच्छे से बनाए हैं, और मेरी इनकम इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मुझे ऑडिट करवाने पड़े। ऑडिट किसको करवाने पड़ते हैं? जिसकी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। समझो पहले तो ये 40-50 लैक्स था, 40-50 लैक्स से ज़्यादा अगर आपका सेल है तो ऑडिट करवाना है।
फिर लिमिट गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है, कम ज़्यादा होता रहता है। अब जिसकी सेल 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ से ज़्यादा होगी उसे ऑडिट करवाना होगा, लेकिन जिसका सेल इतना नहीं है, जिसकी इनकम इतनी नहीं है, तो वो खुद अकाउंट बना रहा है और खुद से ही अश्योर है कि मेरे अकाउंट्स करेक्ट हैं, तो उसे ऑडिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरर्स या फ्रॉड्स ऑडिटर भी फाइंड नहीं कर पाता। ऑडिट करवाने के बाद, ऑडिटर को फीस देने के बाद में ये है कि ऑडिट किए हुए बुक्स में भी फ्रॉड या एरर रह जाते हैं, तो फिर ऑडिट करवाने से क्या फ़ायदा हुआ। तो ये भी लिमिटेशंस है। ऑडिटिंग मीन्स 100% गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है, बट 99% आप श्योर हो सकते हो कि फ्रॉड या एरर नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नॉट रिसीव्ड। मैनी टाइम सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर के पास ही नहीं होती। कैसे नहीं होती? सपोज करो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अब उस बिजनेस में मैंने कुछ गलत काम किया, कोई गुड्स परचेज किए, सेल किए, जीएसटी पे नहीं किया, तो मैंने किया, जानबूझकर किया, वो मैं ऑडिटर को बताऊंगा ही नहीं। तो ऑडिटर को कैसा पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में क्या हुआ? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑडिटर को क्लाइंट्स जो हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, और पूरी इंफॉर्मेशन ना रिसीव होने की वजह से ऑडिट की कोई गारंटी नहीं हो सकती, करेक्टनेस की कोई गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन एक्सपर्ट्स ओपिनियन। मैनी टाइम ऑडिटर को एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेना होता है, वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। पोस्टमॉर्टम एग्जामिनेशन ऑफ फिगर्स को चेक किया जाता है, यानी उसका पोस्टमॉर्टम किया जाता है, करेक्ट है नहीं है, बराबर है नहीं है। अब सपोज कीजिए मैंने आज 500 रुपये का पेट्रोल फिल करवाया, मैंने बिल ही नहीं लिया, मैंने लिखा भी नहीं, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ, तो ऑडिटर को क्या पता मैंने क्या खर्चा किया, ठीक है। या मैनी टाइम ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो पर्सनल होते हैं, लोग बिजनेस में डाल देते हैं। अब ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि ये पर्सनल एक्सपेंस है या बिजनेस एक्सपेंस है? ऑडिटर्स प्रेजुडाइज। मैनी टाइम्स ऑडिटर कुछ प्रेजुडाइज मीन्स पक्षपात कहते हैं ना, वो रखते हैं, उसके ऑडिट काम में वो दिखाई देगा। ही मस्ट बी रिमेन न्यूट्रल, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। ही कैन नॉट डू सो ड्यू टू मैनी रीजन्स से वो नहीं हो पाता है। कुछ ऑडिटर्स ऐसे होते हैं कि गलत किया हुआ होगा तो चला लेते हैं, कुछ ऑडिटर्स बोलते हैं नहीं गलत नहीं होना चाहिए, यानी हर एक का समझना और मानना अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ ऑडिटर्स को लगता है ये तो माइनर मिस्टेक है, एरर है, चल जाती है, कुछ को लगता है नहीं माइनर भी नहीं चलेगी, 1 रुपये की मिस्टेक भी नहीं चलेगा। ऑडिटर का पर्सनल व्यू क्या है वो भी मैटर करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। यहाँ पर मैनेजर लेवल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि ऑडिटर्स टॉप लेवल के साथ बात करते हैं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। डिस्टर्बेंस इन रेगुलर वर्क। जब भी ऑडिटिंग काम आता है ना, तो उनका रेगुलर वर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि रेगुलर वर्क में भी बहुत सारा काम रहता है, वो डिस्टर्बेंस आ जाता है उस काम में। ऑडिट की वजह से रेगुलर काम में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं और सेल, परचेज, अकाउंटिंग में टाइम कंज्यूम होता है। समझो आज मेरे बिजनेस पे ऑडिटर आ गया, सीए आया या सीए के आर्टिकल्स आए चेक करने के लिए, तो मुझे अपना बाकी काम छोड़कर उनके साथ बैठना पड़ेगा, ओके। और ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जो भी सीए होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं ऑडिट करने का। ऐसे ही ऑडिट नहीं करके देते हैं, फ्री में नहीं करेंगे, पैसा चार्ज करेंगे। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है और हर बिजनेस इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स, ये मैंने आज आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। आपको करना क्या है, इस लेक्चर को समझना है, मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, आप 9712342616 पर व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ।
फर्स्ट चैप्टर में से जितने भी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड चैप्टर करवाऊंगा। ऑडिटिंग पूरा थियरी है, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे समझाने की ताकि आपका अच्छे से अच्छे कवर हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसका वेटेज जो है इंट्रोडक्शन का थोड़ा कम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आगे के चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है। सो हम पूरा कवर करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और जो ज़रूरी नहीं है मैं वहाँ पर आर लिख दूंगा, रीड ओनली करना है आपको, एक बार पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम में आप ऑडिटिंग में जितना आता है उतना करके आएंगे, खाली पेपर नहीं छोड़कर आना। यहाँ पर क्या होता है कि आपको जैसे ऑडिट का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप ऑडिट की मीनिंग तो लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन तो लिख सकते हो, सो आपको जितना आ रहा है उतना लिखोगे। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आपको हेड पॉइंट्स याद होने चाहिए कि जैसे ऑडिट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बाकी अंदर का जो मटेरियल है वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।